Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 2 of your chapter number 10, that is cell cycle and cell division of your class plus 1. So we have already done the part 1 of this chapter. In the part 1 chapter we studied about the introduction की cell cycle होती क्या है, सेल डिवीजन क्या होती है, कौन से फेजेस उसमें होते हैं, वो कितने टाइम के लिए रहते हैं. सो हमने ऑलरेडी सारा का सारा इंट्रो पढ़ा और उसके बाद हमने इंटरफेस के बारे में भी इसके अंदर पढ़ा कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज क्या है, कितने टाइम के लिए सेल उनमें रहता है और उनके अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं. तो ये था इंटरफेस का पार्ट जो कि 95% ऑफ द टाइम जो सेल है अपनी सेल साइकिल का वो इंटरफेस में रहता है. ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो. लेट्स सी द टॉपिक्स विल बी कवरिंग अंडर दिस पार्ट. सो अंडर दिस विल बी गोइंग टू डू द माइटोसिस फेज, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. जो एम फेज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इन चारों के बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे. उसके बाद ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. ठीक है, तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म की डिवीजन, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट रहती है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. देन हम माइटोसिस के एक ओवरऑल स्टेप्स देखेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे. So let's start with our chapter that with our video, that is mitosis. So mitosis को equational division भी कहते हैं. So always remember, कई बार ऐसा हो सकता है आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इक्वेशनल डिवीजन कौन सी होती है, या इक्वेशनल डिवीजन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए. सो यू शुड नो कि इक्वेशनल डिवीजन कौन सी है, वो है हमारी माइटोसिस. उसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है पेरेंट सेल और डॉटर सेल में, वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, सो लेट्स सी कि माइटोसिस क्या होता है. अब माइटोसिस जो है वो एम फेज का पार्ट है. हमने पढ़ा था ना सेल साइकिल के अंदर कि सेल साइकिल जो हमारी होती है उसमें हमने पढ़ा था कि कितने फेजेस होते हैं सेल साइकिल में. अगर हम बात करें, हमारा सबसे पहला फेज होता है एम फेज. ठीक है, ये होता है G1 फेज, ये होता है हमारा S फेज एंड ये हमारा होता है G2 फेज. ठीक है, तो हमने ये सारा का सारा पढ़ा था कि ये इंटरफेस है. ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं एम फेज की. एम फेज है माइटोसिस. ठीक है, एम फेज क्या है? माइटोसिस. ओके, सो ये जो है माइटोसिस क्या है? ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जो कि सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है. ठीक है, हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और गैमेटिक सेल्स. गैमेटिक सेल्स जिनको सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, और सोमैटिक सेल्स जो कि वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जिनमें मतलब सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है. माइटोसिस में क्या होता है कि सेल डिवीजन होती है. ठीक है, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट और प्रोजनी में सेम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, सो माइटोसिस जनरली डिप्लॉयड सेल्स में देखी जाती है. अगर हम बात करें, माइटोसिस जो है डिप्लॉयड सेल्स में देखी जाती है, या कुछ लोअर प्लांट्स में या कुछ सोशल इंसेक्ट्स में भी देखी जाती है. इसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होती है सेल कंपोनेंट्स के, जिसके बारे में हम फर्दर इसकी सब स्टेजेस में स्टडी करेंगे. ओके, सो ये एक बेसिक मैंने आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाया कि एक सेल, उसके अंदर कैसे चेंजेस आए और वो फर्दर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया. और ये पिक्चर में अंडर माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस में कि आप चेंजेस कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आपको कैसे दिखती हैं. ओके, सो माइटोसिस जो है हमारी, वो 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है. फर्स्ट है हमारी प्रोफेज, देन इज मेटाफेज, देन इज एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज. तो ये देख लीजिए आप कि इंटरफेज के बाद जो है हमारा सेल वो प्रोफेज में एंटर, माइटोसिस में एंटर करता है, यानी कि माइटोसिस के फर्स्ट फेज में एंटर कर जाता है, या कि प्रोफेज. प्रोफेज में भी हमने
इसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं कि एक होता है अर्ली प्रोफेज, एक हो जाता है लेट प्रोफेज। ठीक है, इसमें सेल्स कैसे से कैसे इसमें चेंजेस आते हैं, कैसे बन जाता है, एंड देन मेटाफेज में एंटर कर जाता है, देन टीलोफेज में, एनाफेज में एंटर करने के बाद टीलोफेज में एंटर कर जाता है, जिसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होके वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट फेज पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रोफेज। सो प्रोफेज जो है हमारा, वो होता क्या है, अगर आप देखेंगे तो प्रोफेज जो है ये लॉन्गेस्ट फेज है हमारा माइटोसिस का। सबसे लंबा फेज कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम्स में कि सबसे लंबा फेज कौन सा है आपकी माइटो एम फेज का, दैट इज प्रोफेज। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि एस और G2 के ये फॉलोज द एस और G2 फेज ऑफ द इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होके वो डबल डीएनए बन जाता है। ठीक है, सो प्रोफेज में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रोफेज का अर्ली प्रोफेज स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सेल हो गया हमारा, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया हमारा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, अगर हम बात करें ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियस है, अगर आप देखें ये जो आउटर लेयर बनी हुई है, ये हमने सेल में स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये डीएनए किस तरह से डबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्रोमैटिड की बात करते हैं, क्या नाम देते हैं? क्रोमैटिड। ठीक है, इसके अंदर ये इस तरह से प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि प्रोफेज में कौन से करेक्टरिस्टिक इवेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि क्रोमैटिन फाइबर्स बोला जाता है इनको। ये क्या करते हैं, ये वैसे इनकी डुप्लीकेशन हो रखी है तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। इंटरवाइन मतलब आपस में क्रॉस हो रखे हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है कि अगर ये एक है ये दूसरा है, इनको आप सेपरेट नहीं देख सकते, ये आपस में टैंगल्ड है। ठीक है, तो क्रोमैटिन इसमें इस फेज में क्या होता है कि प्रोफेज में ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसको क्रोमैटिन फाइबर्स बोला जाता है, ये अनटैंगल होके कंडेंस्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख सकते हैं कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये प्रेजेंट हैं, और ये जो इसके बीच का पार्ट होता है इसको सेंट्रोमियर बोला जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर पे ये टुगेदर अटैच्ड होते हैं, जो इसका ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है, ये क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पे अटैच्ड है और इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्रोमैटिन फाइबर ये अनटैंगल होना शुरू हो जाता है और इसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा पहला प्रोफेज का इवेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये अनटैंगल होके इनकी कंडेंसेशन हो गई। ठीक है, तो ये माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना देता है। ठीक है, ये अनटैंगल करके माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना देता है। तो जो हमारी कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज के अंदर, और वो कंप्लीट होती है हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज मेटाफेज में। जो स्टार्ट होती है वो प्रोफेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और जो ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, अभी तक इनको हम क्रोमैटिन फाइबर्स का नाम दे रहे थे, ये कंडेंस होके क्या बन जाते हैं? माइटोटिक क्रोमोसोम्स। अब इसको हम क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये माइटोटिक क्रोमोसोम्स बन गए। तो ये तो हमारा फर्स्ट इवेंट हो गया। अब सेकेंड इवेंट क्या हुआ? ये जो है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। ये आपने देखा होगा, ये हमने ये भी एक ऑर्गेनेली थी जो कि हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये हमने सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शनल चैप्टर में पढ़ा था। सेंट्रोजोम होते क्या हैं? ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ये जो दो सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये अलग अलग, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये एक इस पोल पे मूव करना स्टार्ट कर जाता है, दूसरा दूसरे पोल पे मूव करना स्टार्ट कर जाता है। सो ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है जो प्रोफेज में देखा जाता है। अगर आप इसमें देखें कि जो ये हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स थे, ये माइटोटिक क्रोमोसोम्स, हमारे लेट प्रोफेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये दो क्रोमोसोम्स बन गए हैं। ठीक है, और ये जो हमारा सेंट्रोजोम था, ये सेंट्रोजोम्स
पोल की तरफ मूव कर गई। हमारा सेकेंड इवेंट था, ये पोल की तरफ मूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस पोल की तरफ है, दूसरा ये इस पोल की तरफ है, ठीक है। और अब इनके पास क्या होता है, इनके पास एक प्रोटीन होता है या माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ये भी एक तरह की ऑर्गेनेली ही है, ये इनके पास होती है। तो ये क्या करती है, ये यहाँ पे इसको, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर ये जो हैं ये बने होते हैं, इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये सेंट्रोसोम के आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों सेंट्रोसोम्स के आसपास ये प्रेजेंट होंगे। तो इनको सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, एस्टर। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर है ये, ठीक है। तो जो ये सेंट्रोसोम्स हैं, इनके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर देते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक किस्म के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम्स के पास, जो कि स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, जब इसके आसपास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम्स के आसपास प्रेजेंट होता है, इसको हम एस्टर्स का नाम देते हैं, ठीक है। जो दो टू एस्टर्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ इकट्ठे क्या कहलाते हैं, माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस, ओके। तो हमने इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स देखे। पहला इवेंट क्या था कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है हमारा, ठीक है, क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो कंडेंस होके हमारे माइटोटिक क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और सेकंड इवेंट क्या है, जो सेंट्रोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं, उनके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा माइटोटिक अपरेटस का टर्म जो है, इनको टू एस्टर्स विद टू स्पिंडल फाइबर्स, इनको हम माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोफेज की एंड स्टेज, सपोज लेट प्रोफेज की अब हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो गई। अब जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इन्होंने हमारे क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना है, यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारी ये जो न्यूक्लियस है, इसकी एक वॉल है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। ये जो है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के ये ब्रेक होगी तभी ये यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फ्रेगमेंटेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है लेट प्रोफेज में। और उसकी फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होते ही इसके अंदर कुछ और ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं आसपास, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये चार चीजें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, ये जो हैं ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये सारे के सारे इवेंट्स किसमें हो रहे हैं, हमारे प्रोफेस में। प्रोफेस में ये सारे के सारे इवेंट्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो आप इस ये 3D पिक्चर में आप देख सकते हैं इस जिफ में कि कैसे हमारा प्रोफेस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से देखा जा रहा है, कि किस तरह से क्रोमोसोम्स अनटैंगल होके कंडेंस हुए और वो क्रोमोसोम बन गए क्रोमैटिन फाइबर से। उसके बाद जो एस्टर्स हैं वो पोल्स की तरफ मूव करने के बाद उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स बनाए, और इसके बाद अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई। सो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेकेंड स्टेज अब हमारी आ गई माइटोसिस की, मेटाफेज। सो सेकेंड स्टेज कौन सी आ गई अब हमारी, मेटाफेज, ठीक है। अब मेटाफेज जो है इसको हम लोग ये बोलेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है हमारा, उसमें हमने देखा था जो लेट प्रोफेज या अर्ली मेटाफेज, ठीक है। जो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई थी, वो मेटाफेज के अंदर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई, और जो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन थी, वो क्रोमैटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन थी, वो कंप्लीट हो गई इसमें। ये दो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स आए, फर्स्ट न्यूक्लियर एनवेलप की
डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई और क्रोमैटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके अंदर आप दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को देख सकते हैं। अगर आप ये सेल को अंडर माइक्रोस्कोप व्यू करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये मेटाफेज स्टेज है, क्योंकि इसके अंदर दो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब जैसे कि आप देखिए कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये आपस में सेपरेट नहीं है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, सो इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम देते हैं और ये बीच में अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से। अब दो इवेंट्स तो इसमें हमने देख लिए कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गई, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई। अब जो तीसरा इवेंट इसके अंदर आता है, जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे वो सारे के सारे इक्वेटर यानी कि ये सेंटर में लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सारे के सारे सेंटर में आ जाते हैं, एक प्लेट बन जाती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पे एक मेटाफेजिक प्लेट बननी स्टार्ट हो जाती है, सारे के सारे ये सेंटर में आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, सबकी अलाइनमेंट सेंटर में हो गई क्रोमोसोम्स की। सो मेटाफेजिक एक प्लेट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, मेटाफिजिक प्लेट जो स्पिंडल फॉर्म होती है वो इक्वेटर पे फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये जो है हमारे सेंट्रोसोम्स, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स दोनों के दोनों, ठीक है, इन्होंने क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना है। तो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होने के लिए इनको क्या चाहिए, ये जो आप रेड कलर का स्ट्रक्चर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये होते हैं हमारे काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स ये आप देखिए यहाँ पे, तो ये भी एक किस्म का प्रोटीन होता है, ये यहाँ पे इनके क्रोमोसोम्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं और इनके थ्रू जो है स्पिंडल फाइबर्स मैट्रिक्स से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर के आसपास। काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। सो ये सारा का सारा मेटाफेज के अंदर होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसमें तीन इवेंट्स थे कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गई, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे लाई कर गए और उनके इक्वेटर पे लाई करने पे जो सेंट्रोमियर के आसपास काइनेटोकोर्स है वहां पे स्पिंडल फाइबर जाके अटैच कर गए। ओके, सो अब हमारा आ जाता है थर्ड फेज, दैट इज एनाफेज। तो जो एनाफेज है ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है माइटोसिस का। So which is the shortest phase of the mitosis, that is anaphase. ठीक है, this is an important question from your one number question from your board as well as from your competitive exams point of view. Okay, so always remember which is the shortest phase in the mitosis, that is the anaphase. यहाँ पे सेल सबसे कम टाइम के लिए रहता है। Okay, तो इसके अंदर अगर आप देखें कि जो सेंट्रोमियर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बात करी थी। ओके, सो इसमें हम लोग क्या कह रहे थे कि ये सबसे शॉर्ट फेज है हमारा माइटोसिस का। तो इसके अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं कि जो सेंट्रोमियर है हमारे ईच क्रोमोसोम्स की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इनकी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है, जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे वो सेपरेट हो जाते हैं और ये पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सब इसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है हमारा क्रोमोसोम्स का वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं और दो डॉटर क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो ये क्रोमोसोम्स थे ये इनको खींचता है स्पिंडल फाइबर्स पीछे की तरफ, ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये पहले पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट थे, अब ये अलग अलग होना, मेटाफिजिक प्लेट से ये अलग अलग होना स्टार्ट हो गए। तो ये इक्वेटर पे सारे के सारे प्रेजेंट थे, अब इक्वेटर से ये पोल्स की तरफ मूव करना, 1 पोल 2 पोल इनकी तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई और ये क्रोमैटिड्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव कर गए। सो ये हमारा कहाँ पे होता है, ये सारा का सारा स्टेज हमें एनाफेज में देखने को मिलती है। ओके, सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमैटिड्स को अपनी अपनी तरफ खींचा और ये अपोजिट पोल्स की तरफ लाई करना स्टार्ट कर गए। तो जो एनाफेज में हम ये भी देखते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी शेप्स, अगर हम एनाफेज में क्रोमोसोम्स की शेप्स की बात करें तो वो वेरी करती हैं। जैसे कि, ठीक है, आप ये देखिए कि ये कोई भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है इसकी, ठीक है, ये एक
पी आर्म है, पी आर्म, अगर ये पी आर्म है ये भी पी आर्म है, ठीक है। ये क्यू आर्म है, इसको पी और क्यू में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्यू आर्म है, ये भी क्यू आर्म है। तो जब ये इक्वल है, ठीक है, अगर ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, ये इक्वल कैसे होंगी, जब जो सेंट्रोमियर है, जो इसका बीच का पार्ट है, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, जब ये सेंटर में लाई करेगा, जब ये सेंटर में लाई करेगा तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी, राइट, इक्वल होगी। तो इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अगर किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सेंटर में लाई करता है और उसकी दोनों सेक्शंस और दोनों आर्म्स इक्वल हैं, उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहा जाता है। दूसरा हमारा आ जाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है हमारा, वो अबिट थोड़ा सा सेंटर से एक साइड पे लाई करता है, ठीक है। तो इसके कारण एसिमेट्री आ जाती है, इसकी लेंथ में क्रोमोसोम्स की, एक थोड़ी सी छोटी एक थोड़ी सी लंबी हो जाती है। पी आर्म सपोज छोटी हो गई, क्यू आर्म लंबी हो गई, तो इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेटासेंट्रिक में दोनों सिमिलर रहती हैं, सब मेटासेंट्रिक में अ बिट लेंथ लंबी और एक बिट लेंथ छोटी हो जाती है। जबकि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो काफी हद तक सेंटर से एक आर्म की तरफ लाई करता है, ठीक है। सेंटर तो यहाँ पे हो गया, ये सेंटर से काफी दूर जाके एक आर्म की तरफ लाई कर रहा है सेंट्रोमियर। तो इसमें क्या होता है कि एक आर्म बहुत ही छोटी और एक आर्म बहुत ही लंबी हो गई, तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। और अब आते हैं हमारे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो पूरे एंड पे लाई करता है क्रोमोसोम के, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम आर्म हो गई, सो सेंट्रोमियर है वो एंड पे लाई करता है, ये होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये बेसिकली ह्यूमंस में नहीं देखा जाता है, ह्यूमन सेल्स में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ये माउस में प्रेजेंट होते हैं इन सम केसेस, ओके। सो ये हमने आपको क्रोमोसोम्स की शेप्स के बारे में बताया कि जो एनाफेज में हमें देखने को मिलती है। सो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं इन 1 मार्क क्वेश्चन और इन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो अब हम आ गए हैं, हमने 3 फेजेस कर लिए, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। अब हम आ गए हैं माइटोसिस के लास्ट फेज पे, दैट इज टीलोफेज। तो टीलोफेज क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे, वो क्रोमोसोम्स जो हैं हमारे वो अपोजिट पोल्स पे लाई कर जाते हैं, ठीक है। एनाफेज में क्या हुआ था कि वो लाई करने स्टार्ट हो गए थे, उनको स्पिंडल फाइबर्स अपनी तरफ खींच रहे थे। अब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम है ये पूरा का पूरा ये पोल्स के ऊपर लाई कर जाता है और ये वापस से क्रोमैटिन फाइबर्स में कॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज में हमने देखा था कंडेंस होना स्टार्ट हो गया था, अब ये वापस से अनकॉइल होना शुरू हो गया इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स, ओके। और इसके अंदर फर्स्ट इवेंट तो यही आया कि ये पोल्स की तरफ लाई करे और ये अनकॉइल होने शुरू हो गए क्रोमैटिन फाइबर्स में, ये हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ। सेकेंड इवेंट क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर एनवेलप थी, ठीक है, अब न्यूक्लियर एनवेलप पहले ब्रेक हुई थी प्रोफेज में, ठीक है, मेटाफेज में वो कंप्लीटली ब्रेक हो गई थी। अब ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है इसको, तो ये पोल्स में अपनी अपनी न्यूक्लियर एनवेलप बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ताकि 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो सके। सो न्यूक्लियस ने अपनी एनवेलप बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, वहां एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हमारी डिसअपियर हुई थी ये वापस से रीअपियर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वापस से इसमें रीअपियर हो जाती है। और इसमें डिसअपियर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपियर, जनरली वो डिसअपियर हो जाते हैं टीलोफेज में। तो हमारे 3 फेजेस आ गए, 3 स्टेजेस आ गए इसमें कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। फर्स्ट हुआ कि ये पोल्स पे लाई करने के साथ साथ अनकॉइल हो गए क्रोमैटिन फाइबर्स में, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें बननी स्टार्ट हो गई अपनी अपनी दोनों डॉटर न्यूक्लियाई की, और दो इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस थी वो वापस से जो डिसअपियर हुई थी, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वापस से रीअपियर होनी स्टार्ट हो गई और स्पिंडल फाइबर्स इसमें डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं, ठीक है।
तो अब ये तो था हमारा कैरियोकाइनेसिस का पार्ट, ठीक है। जितने भी ये 4 फेजेस थे ये कैरियोकाइनेसिस में आते थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हमारा आ गया साइटोकाइनेसिस। तो जो साइटोकाइनेसिस है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जैसे ये आप देख सकते हैं कि अभी तक तो न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही थी, अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। किस तरह से साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और सेल्स जो हैं दो में डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो ये साइटोकाइनेसिस की स्टार्टिंग है ये टीलोफेज में होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। पर ये उसमें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में इसमें कुछ कुछ अलग है चीजें। सो लेट्स सी कि क्या डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट सेल्स के साइटोकाइनेसिस में। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल्स के साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे। सो ये आप 3D पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन होती है वो आउटर टू इनर साइड पे होती है, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ एक क्लीवेज फरो बनती है। जो ये जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, एनिमल सेल में ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये आपस में डिवाइड होती है और ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो होती कैसे है, एक क्लीवेज फरो बन जाती है धीरे धीरे। ये देख सकते हैं आप इसमें कि कैसे क्लीवेज फरो बन गई और वो डीपन होती गई और उसने उसको साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें कि कैसे एक ये सेल था, ये टीलोफेज में हमारी लास्ट स्टेज थी कि किस तरह से सारी ये न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, ऑर्गेनेलीज आ गई और ये अपने अपने पोल्स पे सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। तो न्यूक्लियस का काम खत्म हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ने अब अपना काम करना है। तो साइटोप्लाज्म में आउटर से इनर की साइड पे आप देख सकते हैं, आउटर से इनर साइड पे एक क्लीवेज फरो बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो क्लीवेज फरो होती क्या है, पिंचिंग इन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो ये सेल की मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की, ये डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है टू न्यू सेल्स में। तो ये क्लीवेज फरो ऐसे फॉर्म हो गई और उसके बाद ये सेपरेट आउट होके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। तो ये फुली ग्रॉन डॉटर सेल्स बन गए। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की। सो प्लांट सेल्स में अगर हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस की, सो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल से प्लांट सेल में कुछ हद तक डिफरेंट होती है। व्हाई इट इज डिफरेंट? बिकॉज प्लांट सेल में हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है, दैट इज सेल वॉल। सो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती, ठीक है। सो प्लांट सेल्स में सबसे पहले जो वेसिकल्स हैं वो फॉर्म होते हैं गोल्जी बॉडी से। तो इसमें इनर टू आउटर सरफेस की तरफ हमारी डिवीजन स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो वेसिकल्स हैं ये इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं गोल, ये एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं इक्वेटर पे, ये बीच में यहाँ पे फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं वेसिकल्स, ठीक है। तो ये आउटवर्ड्स अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये आपस में फ्यूज करके एक सेल की प्लेट फॉर्म कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सेल की प्लेट फॉर्म हो गई। तो ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल की आउटर लेयर सेल वॉल है, उसकी अंदर लेयर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। तो यहाँ पे बीच में एक इक्वेटर पे वेसिकल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते, एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपस में फ्यूज करके सेल प्लेट बना लेते हैं, जिसके कारण ये फर्दर ग्रो करके इसको हम लोग मिडल लैमेला भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मिडल लैमेला बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये दो डॉटर सेल्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है फर्दर, ठीक है। तो इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं डॉटर सेल्स में, ठीक है। अलग अलग डॉटर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल्स में। इसमें भी कैसे दो सेल्स में डिवाइड हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो वो ऐसी कंडीशन, उसको क्या बोला जाता है, सिंसीशियम अराइसिस। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें क्या बोलते हैं कि जो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो उसको बोलते हैं सिंसीशियम। ये किसमें देखा जाता है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। सो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। सो दिस कवर्स योर माइटोसिस पार्ट। अब हम कर लेते हैं कि ओवरऑल स्टेप्स देख लेते हैं इसमें। आप देखिए कि सबसे पहले प्रोफेस हुआ, कैसे कंडेंसेशन हुई और क्रोमैटिन फाइबर्स अपनी अपनी जगह पे मूव करे। उसके बाद जी प्रो मेटाफेज आ गया,
न्यूक्लियर उसमें एस्टर्स देखिए आप, पोल्स पे आ गए, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो गए, स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज में कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट कर गया। फिर अब एनाफेज में उन्होंने अपने आप को पोल्स की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद टीलोफेज आया, टीलोफेज में वो पोल्स पे हो गए और न्यूक्लियर एनवेलप दोनों की फॉर्म हो गई, ऑर्गेनेलिस वापस से रीअपियर हो गई। अब इनकी जो न्यूक्लियस का काम था वो फिनिश हो गया इसकी स्टेज में। अब साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोप्लाज्म की डिवीजन के साथ दो डॉटर सेल्स, कंप्लीटली डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। सो ये था हमारा माइटोसिस के कंप्लीट स्टेप्स। अब हम सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो माइटोसिस है डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विद आइडेंटिकल जीनोम। एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं जिनकी जीनोम सेम है, उनका क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है, ठीक है। जबकि डीएनए जो है वो डबल हो जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है, बट जो क्रोमोसोम नंबर है वो माइटोसिस में सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो माइटोसिस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होती रहती है प्लांट सेल्स के, जिसके कारण प्लांट्स में कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट्स में कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रहती है, ठीक है। और जो माइटोसिस है वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, जिसके कारण सेल की ग्रोथ, सेल की रिपेयर, सेल की रिप्लेसमेंट होती रहती है, ठीक है। जैसे कि अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है, लाइनिंग ऑफ गट है, ब्लड सेल्स हैं। सो इन सब में जो सेल की ग्रोथ है वो होती रहती है ड्यू टू माइटोसिस। So this covered your mitosis part. So we have done this part 2 of this video. So in the next video we'll be covering the meiosis. We'll do the meiosis कि meiosis क्या होता है, उसके कुछ features पढ़ेंगे हम। meiosis 1 और meiosis 2 के बारे में पढ़ेंगे कि meiosis 1 के further प्रोफेज 1 के 5 स्टेजेस फर्दर आ जाते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, एंड देन मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सो मियोसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर विद यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी सजेशंस, you can comment me in the comment box and I'll get back to you as soon as possible. And please, if you enjoy watching my videos, kindly press the like button and share among your friends. And please press the bell icon to subscribe my channel. And thank you. See you soon. Bye bye. Take care.